हम भी बल्कि ये जो हमारा नाउस है, इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया वेंचर. सो वी हैव कम अप विद 2 रिपोर्ट्स विद CSR, सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च, एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे. तो वो तो सर्वे था, उनमें से एक मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के क्या हालात हैं. तो वी लिस्टेड आउट 1200 ऑफ दीज. इवन हमने RTI करके और आईशी से कास्ट का डेटा भी निकलवाया, और पूरा वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, क्या एनरोलमेंट है, जेंडर क्या है, कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें. और दूसरी हमारी स्टडी थी NFHS का, जो 2019 का डेटा था. उससे हम लोग देख रहे थे कि जो मुसलमानों के 2007 के बाद जो अपवर्ड मोबिलिटी हुई है या नहीं हुई है. सो फ्रॉम दिस न्यू डेटा सेट, क्योंकि लेटेस्ट वही अवेलेबल था, HDS आया नहीं था. अभी हम एक और सर्वे ऑनगोइंग है, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कर रहे हैं. इस पूरे इलाके का जो ओखला कहलाता है, उसका हम लोग हाई रेजोल्यूशन हाउस होल्ड एजुकेशन सर्वे कर रहे हैं, 3000 हाउस होल्ड्स. सो बेसिकली आप 3000 हाउस होल्ड फॉर दिस लोकेशन इज अ बिग सैम्पल साइज. गली और मोहल्ले के लेवल तक का एनालिसिस है. उसमें हम लोगों ने कास्ट की कैटेगरी को एक्सप्लिसिटली रखा. इसलिए रखा कि जो ये डिनायल है, आइदर इट इज और आइदर इट इज नॉट, दैट शुड कम आउट एम्पिरिकली स्पीकिंग. वो जो पावर डिस्कोर्सेज हैं उससे बियॉन्ड व्हाट इज द रियलिटी. तो आप जो बोल रही थी कि भाई डेटा ब्लाइंड होना, सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट वी बिकम डेटा कॉन्शियस. सो ये क्वेश्चंस हैं कि सिक्योरिटी के, गेटवाइजेशन के, जैसे IHDS का डेटा इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो मैं देखा, उसका क्वेश्चन इज मच मोर नुआंस्ड. तो ये हम फाइनल उसकी तरफ बढ़ते हैं. सवाल इस वक्त ये है कि जो पूरा अब फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है, जो एंटी वेलफेयर फ्रेमवर्क है, जिसमें बीजेपी, जो NDA की जो सरकार है, बीजेपी लेड है, उसने सोशल वेलफेयर को ऑप्टिक्स की तरह इस्तेमाल किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्पीच में बोलते हैं कि भाई रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो भी लाभार्थी, या फिर बहुत सारी जो ऐसी स्कीम्स हैं, लाभार्थी वर्ड यूज़ किया जाता है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो वो भी अनाज भी जा रहा है, कैश हैंडआउट्स भी हो रहे हैं, फ्रीबीज भी हो रहे हैं. बट जब मैं इसको आपके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा था और देख रहा था, और सोशल वेलफेयर के उसमें, सो व्हाट सोशल वेलफेयर का जो पूरा पॉलिटिक्स है और जो पैराडाइम है और जो पॉलिसी है, वो मिनिमम की गारंटी दे रहा है. एंड इन अ वे दिस पॉलिसी इज वर्किंग, इट इज गिविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैक्सिमम व्हाट स्टेट कैन गिव. हालांकि देखने में वो मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिफाइबली सिमिलर लगेगा. मतलब कि अच्छा 100 करोड़ इसमें दिए तो ठीक है, 98 कर दिए या 102 करोड़ कर दिए. सो जो परसेप्शन है पब्लिक के बीच में सोशल वेलफेयर का, वो इमेजिनेटिवली सिमिलर रहते हुए जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो फर्दर इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जो जिसकी वजह से रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर, वो कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिक्स है या डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है. एक न्यू लिबरलिज्म है, एक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन ओवरऑल दोनों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स को. तो आप इस ऑप्टिक्स को किस तरह देखते हैं कि बीजेपी हैज़ नॉट कंप्लीटली, या दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंप्लीटली given up this idea of social welfare. It has just engineered it socially in a way that it leads to political advantage. So I don't know why the BJP does well etc. वो मेरा तो एरिया नहीं है, पर जो उन्होंने इस बुक में भी अंत में थोड़ा सा कंपैरिजन है, जो पहले 10 साल थे UPA के 2004 से 14, और फिर पिछले 10 साल जो हैं 2014 से 24, और उसमें मैंने एक कंपैरिजन किया है, क्योंकि अगेन अरविंद सुब्रमण्यम और उनके 2 को ऑथर्स हैं, विकास डिम्बले और तीसरे का नाम भूल गया. उन्होंने कहा कि मोदी का मॉडल है न्यू वेलफेयर, ही इज कॉल्ड इट न्यू वेलफेयर, जिसमें वो उज्ज्वला, गैस सिलेंडर, टॉयलेट, आवास, इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं. और तो उसको मुझे लगा कि वो दोनों कंपेयर, अगर वो मान रहे हैं कि दिस इज़ अ न्यू मॉडल, न्यू वेलफेयर एज अपोज टू ओल्ड वेलफेयर, जो ओल्ड वेलफेयर में हम ट्रेडिशनली समझते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च होगा, और ये जो बाकी योजनाएं इस किताब में हैं उन पे खर्च होगा. तो जो UPA का दौर था उसमें मैंने कहा 2 एक्ट्स हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा. इसमें 4 स्कीम और नरेगा 5वीं हो गई, और फिर उसके साथ
सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स जोड़ दी, क्योंकि वो भी एक सेंट्रल स्कीम है जो इस ढांचे में फिट होती है। तो अगर उसका 20 साल का आप खर्चा देखोगे 2004 से 24 तक, और अगर आप जो मैं इस किताब में लिखती हूँ NDA स्कीम्स, आई कॉल देम NDA NDA स्कीम्स, schemes, उज्ज्वला, ड्रिंकिंग वाटर, अभी जल जीवन मिशन और ये आवास एटसेट्रा, तो ये एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो नई नहीं है, वो पहले भी चल रही थी। जो स्वच्छ भारत है वो पहले निर्मल भारत था, जो अभी जल जीवन है वो किसी ना किसी रूप में पर छोटे बजट के साथ राजीव गांधी रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के नाम से चल रहा था। तो ये LPG सब्सिडी भी पहले थी, अब उसका नाम उज्ज्वला हो गया है। रीपैकेजिंग हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत रीपैकेजिंग है। तो मैंने कहा ठीक है, हम दो ग्रुप बना दिए, यूपीए, उसको नाम कन्वीनियंस के लिए यूपीए स्कीम, NDA स्कीम कर दिया। हालांकि NDA की जो स्कीम मैं मान रही हूँ वो यूपीए में भी कुछ छोटे मोटे तौर पे चल रहे थे। तो अगर आप वो 2 लाइंस को देखें और उन पे खर्च को देखें पिछले 20 साल में, तो हुआ ये कि सबसे पहली बात ये है कि दोनों का मिला के खर्च GDP का 3% से कम है, और 3% भी वो केवल 1 साल हुआ, कोविड वाले साल। कोविड के 2 साल थे, उसमें से 1 साल में इन दोनों का मिला के यूपीए और NDA, हाँ, दोनों सारे शामिल आप कर लो तो वो जाके 3% ऑफ GDP हो जाता है। यूपीए से आपका मतलब है जो पुरानी स्कीम चली आ रही है और कंटिन्यूड रही, और उसके ओवर एंड अबव जो NDA ने स्कीम्स लाई उनका कलेक्टिव। हाँ, मतलब नहीं तो रिविजिट, ओके। यूपीए की स्कीम्स मतलब नरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून की 4 स्कीम्स प्लस पेंशन्स, जो इस किताब में है, हाँ, जो ये इस किताब की स्कीम्स हैं। और इसके साथ है जो मैं कह रही हूँ NDA की स्कीम्स, उसमें उज्ज्वला, आवास, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब मिला के इनको मैं NDA कह रही हूँ। पर इनका भी पहले भी खर्च हो रहा था, ऐसे नहीं है कि वो 2014 में या 15 या PM किसान, ये PM किसान नहीं है, पर बाकी सब पहले भी चल रहे थे। तो अगर NDA स्कीम्स को देखें तो उसका लगभग 1% के आसपास 20 सालों में, पहले कम था और बढ़ के अब 2014 के बाद बढ़ गया, तो वो बढ़ के 1% के आसपास पहुंच गया है। यूपीए की जो स्कीम्स थी वो भी पहला जो यूपीए का 5 साल थे उसमें एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंशन हुआ इन योजनाओं पे, सामाजिक सुरक्षा के खर्च पे, पर उसके बाद यूपीए के 2 में वो टेपर करने लग जाता है, स्टैग्नेट करने लगता है। NDA 1 में थोड़ा घटने लगता है, फिर कोविड आ जाता है तो वो 1 साल के लिए 3% हिट कर जाता है, और फिर से अब वो 2% के आसपास टोटल खर्च है। तो बॉटम लाइन इज के सब मिला के खर्च बहुत कम है इन योजनाओं पे। होना कितना चाहिए वो अलग, आई डोंट रियली नो। आई मीन अगर आप देखो नरेगा के लिए, अगर आप उसको खुले मन से चलाओगे, और लोग कहते हैं हमेशा कि हम तो 100 दिन काम करेंगे, उनको तो 100 से ज़्यादा दिन भी काम चाहिए, तो उस हिसाब से तो आपको दुगना तिगना करना पड़ेगा उसका बजट। हाँ, तो वो नरेगा अकेला ही 1.5% शायद या 2% होगा। उसके अलावा जो बच्चों वाली स्कीम्स हैं उसमें बहुत बड़ी कटौतियां हुई हैं पिछले कुछ सालों में, रियल टर्म्स में कटौतियां हुई हैं। नॉमिनल टर्म्स में उन्होंने सेम रख दिया तो सबको लगता है कि हाँ पैसे ही चल रही है। तो सो आई थिंक एक तो ये प्रॉब्लम है कि इन योजनाओं पे चाहे यूपीए हो चाहे NDA हो, खर्च बहुत कम है और इसको बढ़ाने की गुंजाइश है और ज़रूरत है, और ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा ये कि दोनों के मॉडल अगर माने, हाँ, मॉडल आजकल सभी मॉडल बने हुए हैं, कभी तमिलनाडु बन जाता है मॉडल, कभी केरला बन जाता है, कभी गुजरात बन जाता है मॉडल, पर एनीवे वर्ड उसको मैं बहुत लूजली यूज़ कर रही हूँ। अगर आप देखें ये न्यू वेलफेयर मॉडल जैसे अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, तो वो एक्चुअली उसमें फ़र्क ये है कि जैसे नरेगा या मध्याह्न भोजन या जो पुरानी वाली योजनाएं हैं, वो लाभ लोगों को साल दर साल, हर महीने मिलते रहते हैं। हाँ, वो लगातार चलती हैं। लेकिन जो NDA में आई हैं योजनाएं, वो वन ऑफ बेनिफिट है। एक बार आपको जल जीवन मिशन का कनेक्शन मिल गया, हो गया, आपका
पक्का घर बन गया फिर आगे बढ़ो, हाँ, तो देयर इज अ सैचुरेशन, हाँ, वो सैचुरेट हो जाती है, तो इसलिए उनको हर साल नया कुछ दिखाने, तभी कभी आयुष्मान भारत, कभी पीएम किसान, कभी जल जीवन मिशन, इसलिए भी उनको हर साल कुछ नया स्पिन आउट करने की जरूरत पड़ती है, पर वो इस राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क में बहुत अच्छे से फिट नहीं होता। कुछ हद तक ऑब्वियसली सैनिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, पर क्या केवल एक टॉयलेट बना देना, एक डब्बा बना देना, डज दैट mean sanitation, right to sanitation, right? It means much more, it should mean much more. तो I think दोनों की सोच में फ़र्क तो है, मतलब in spite of the fact that they are very similar in other ways, थोड़ा बहुत फ़र्क भी है, and I think जो the fact कि इन्होंने जो पहले वाले हैं यूपीए के टाइम में उन्होंने राइट्स इन 2 कानून को पास किया, मेरे ख्याल से वो एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आपने देखा 2014 में आते ही उस पर प्रहार हो गया नरेगा पे, हाँ, पहला वाला बजट जो 2015 में प्रेजेंट हुआ उसमें मोदी ने अपने स्पीच में उस पे अटैक भी किया। उससे पहले अक्टूबर से अफवाह शुरू हो गई कि इसको सब जिलों से हटा के केवल सबसे गरीब 200 जिलों में चलाया जाएगा, पर उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको लागू करने की, क्योंकि उसको करने के लिए उन्हें पार्लियामेंट में आना पड़ता, संसद में उसको संशोधन करना पड़ता, और वो एक बचाव हो गया, क्योंकि वो कानून था और वो कि सिर्फ एक पॉलिसी बदलने वाली बात नहीं थी कि उन्होंने दूसरे तरीके उसको बैठाने के ढूंढ लिए, वो अलग बात है, पर द फैक्ट इज कि वो ढांचा अभी बचा हुआ है, और उस बचाव इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो कानून है। और थोड़ा बहुत ये भी इसका पता चलता है कि अहमियत कितनी क्यों है कि जब कोविड आया तो इस एनडीए सरकार के पास भी लोगों की मदद करने के लिए वो ही 2 रह गए थे, जन वितरण प्रणाली और नरेगा, हाँ, और उसी को इस्तेमाल करने से बहुत लोगों का बचाव हुआ है। सो इवन आई थिंक grudgingly maybe they have had to accept that the rights based kind of framework has a place. I mean, they still underfund it, they still try to undermine it for even their own survival. They've realized that futility है उसकी। हाँ, पर तो मेंटालिटी थोड़ा बहुत वो माई बाप सरकार की इन प्रोग्राम्स में भी आ गई है, उसमें ये डिजिटल टेक्नोलॉजी भी मदद कर रही है और पॉलिटिकल माहौल तो है ही।